Welcome back to my channel. The great Harry Houdini, mystery man, escape artist, magician, illusionist, stunt performer, actor, रूहानी ताकतों का मालिक और पता नहीं क्या क्या। 1874 में अमेरिका में पैदा होने वाले ये पुरस्कार इंसान अपने स्केप एक्ट्स की वजह से 1890 की दहाई में अमेरिका और पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। हुडिनी के स्केप और मैजिक ट्रिक्स को कोई भी पकड़ नहीं सकता था। वो सबको चैलेंज करता था कि मुझे कोई भी कैद नहीं रख सकता और दुनिया में कोई भी ताला ऐसा नहीं जिसे मैं खोल ना सकूं। वो खुद को मजबूत लाक लगे चेन से बांध देता और बर्फीले दरिया में कूद जाता, जेल में बंद हो जाता, पानी के लाक वाले टैंक में बंद हो जाता, रस्सियों से लटक जाता और कुछ ही देर बाद वो सबकी उम्मीदों के अगेंस्ट बाहर आ जाता। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि ये इसने कैसे कर लिया। और तो और वो बंदूक के सामने खड़ा होकर गोली मुंह से पकड़ लेता, तोप के सामने खुद को बांध कर खड़ा हो जाता, अपनी कब्र खुदवा कर उसमें चला जाता और फिर से लोगों को हैरान करके खुद को आजाद करवा के जिंदा सलामत उनके सामने आ जाता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, जीते जागते हाथी को लोगों की नजरों के सामने गायब कर दिया। मतलब वो आदमी पागल था, पूरे का पूरा पागल। उसे मौत का कोई खौफ नहीं था। वो मौत की आंखों में आंखें डालकर ये सारे मैजिकल ट्रिक्स करता जो कोई आम इंसान करने का सोच भी नहीं सकता था। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि जिनका यूज करके वो ट्रिक्स करता। बड़े बड़े बादशाह, पॉलिटिशियंस उसके फैन थे। तो हैरी हुडिनी असल में था कौन? उसकी जिंदगी की कहानी क्या है? क्या वाकई वो रूहानी ताकतों की मदद से, भूतों की हेल्प से मैजिकल ट्रिक्स करता था या उसके ट्रिक्स बहुत कमाल के थे? ये सब हमें आगे की कहानी में जाकर पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। फिल्म शुरू होती है तो हम 1896 का सीन देखते हैं जहाँ पर हुडिनी और उसकी बीवी जादू का एक करतब दिखाने के लिए आते हैं। मगर जब हुडिनी देखता है कि वो जिस जगह परफॉर्म करने आए हैं वो एक वेश्यालय है तो वो अपनी बीवी को कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर उसकी बीवी बेस उसे कहती है कि हमने एडवांस पैसे ले लिए हैं, अब हमें परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। जहां बेस ऐलान करती है कि हुडिनी खुद को हथकड़ियों में बांधकर छोटे से सूटकेस से निकल कर दिखाएगा। वहां बैठे एक पुलिस वाले को लगता है कि उनकी हथकड़ियां नकली हैं, इसलिए वो अपनी असली हथकड़ियां उन्हें देता है ताकि हुडिनी कोई चीटिंग ना कर सके। और साथ में पुलिस वाला ये भी कहता है कि उसे सूटकेस के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे सबके सामने खोलकर दिखाए। बेस को लगा कि वो उन्हें नहीं खोल पाएगा, मगर हुडिनी इन हथकड़ियों को एक पिन की मदद से खोल देता है जिसे उसने अपनी बेल्ट में छुपा रखा था। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसी दिन हुडिनी ने फैसला किया कि आज से वो की आम जादूगर नहीं है, बल्कि उसने खुद को एस्केप आर्टिस्ट का नाम दिया जिसे कोई कैद नहीं रख सकता। उसके बाद 1886 का वक्त दिखाया जाता है जब हुडिनी छोटा था। उसने और उसके भाई ने मेले में एक जादूगर को जादू करते देखा था, जिसके बाद हुडिनी ने भी अपने छोटे मोटे जादू करके पैसे कमाने लगा था। उनके डैड एक चर्च में पादरी थे, मगर उस गांव में 6 साल रहने के बावजूद वो वहां की जुबान नहीं सीख सके, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और उस वक्त हुडिनी को पैसों की अहमियत का अंदाजा हुआ। 94 में एक दिन वो बेस को मेले में डांस करते हुए देखता है और इसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो उसी से शादी करेगा। वो बेस को शादी का कहता है और वो मान भी जाती है। अब उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। क्योंकि हुडिनी एक यहूदी था, इसलिए बेस को हुडिनी से शादी करने पर उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं। वो दोनों शादी के बाद शहरों में घूम घूम कर अपने जादू का करतब दिखाया करते थे। उसके बाद हुडिनी को पता चलता है कि उसके भाई समेत बहुत सारे और लोग उसके हथकड़ी वाले जादू को कॉपी करने लगे हैं। तो यहाँ हुडिनी को एहसास होता है कि जल्द ही लोग उसके इस जादू से उकता जाएंगे। उसे इससे कुछ हटकर कुछ बड़ा करना होगा। उसका एक ख्वाब था कि एक हाथी को गायब करना। उसके बाद हुडिनी एक जेल में जाता है और पुलिस वालों को उस जेल में रखने के लिए पैसे भी देता है। हुडिनी की एक खास बात थी कि वो जिस किसी को भी चैलेंज करता था उसे खुद को एक जोरदार मुक्का मारने का भी मौका देता था। पुलिस वाला हुडिनी को जेल में डाल देता है। जब वो कुछ देर बाद वापस आता है तो हुडिनी वहां से गायब हो चुका था। उसके इस करतब को उस वक्त के बड़े बड़े अखबारों में छापा गया, जिससे वो बहुत मशहूर हो गया। हुडिनी की माँ को उस पर बहुत फख्र था। वो उस पर छपे सभी अखबारों को अपने पास रखती थी। उसके बाद हुडिनी जिम कॉलिंस नाम के एक बंदे से मिलता है। वो बहुत ही अनोखी चीजें बनाने में माहिर था। वो उसे अपनी चीजें दिखाता है जिसकी मदद से वो डिफरेंट मैजिकल ट्रिक्स कर सकता था। हुडिनी उससे मुतासर होता है, लेकिन वो उसे एक और सवाल करता है कि क्या वो एक हाथी को गायब कर सकता है, जिसका जिम जवाब देता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो हुडिनी उसे अपना पार्टनर बना लेता है। जिसके बाद हुडिनी इसी तरह का जादू शिकागो की जेल में दिखाता है। उसे ढेर सारे पुलिस वालों ने घेर रखा था। जैसे ही उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद वो और भी ज्यादा मशहूर हो गया था।
امریکہ میں تقریباً سبھی اسے جاننے لگے تھے۔ جب ملٹری انٹیلیجنس کو پتہ چلتا ہے کہ ہوڈینی امریکہ کے صدر سے بھی زیادہ پیسے کماتا ہے تو وہ اس کے اوپر نظر رکھنے لگے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انگلینڈ اور امریکہ دونوں مل کر جرمنی کی جاسوسی کر رہے تھے، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہوڈینی اپنے میجک شو کے لیے جرمنی جا رہا ہے تو وہ فوراً اسے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جرمنی کے خلاف ان کے لیے جاسوسی کرے، کیونکہ وہ ایک جادوگر تھا اور کسی کو بھی اس کے اوپر شک نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے وہ اسے امریکہ کی نیشنلٹی دینے کے لیے بھی تیار تھے، جو ہوڈینی کا بچپن سے ایک خواب تھا۔ جم نے ہوڈینی کو پانی کے چھلاوے والی ٹرک کے بارے میں بتایا تھا۔ لوگ جب اس ٹرک کو دیکھتے ہیں تو ان کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں اور وہ زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں، لیکن یہاں لوگوں کو کیا پتا تھا کہ اس میجک ٹرک کی پریکٹس کرتے وقت ہوڈینی مرتے مرتے بچا تھا۔ اس کے بعد وہ جرمن امپائرر کو اپنے جادو کا کرتب دکھانے جاتا ہے، پر جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ٹرک سے امپائرر بور ہونے لگے ہیں، اس لیے ہوڈینی اب انہیں بہت ہی مختلف قسم کا اور خطرناک ٹرک دکھانے والا تھا۔ وہ بندوق کی گولی کو دانتوں سے پکڑنے والا تھا۔ یہ جادو اس وقت یعنی 1906 میں بہت ہی خاص تھا، اس لیے کیونکہ اس وقت جس کسی نے بھی اسے کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب بھی اسے کرتے وقت مارے گئے تھے۔ یہاں امپائرر کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ جب اس کا سپاہی ہوڈینی پر گولی چلاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوڈینی نے سچ میں اس گولی کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ یہاں سب کے سب لوگ اسے امپریس ہو گئے تھے۔ ہوڈینی جرمنی میں کچھ وقت کے لیے رکتا ہے اور اس کے بعد مہمان نوازی کے لیے امپائرر اسے اپنی فوج سے ملاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے بڑے بڑے لڑاکو جہاز بنا رہے تھے اور ان کے پاس بہت ہی خطرناک ویپنز تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ہوڈینی یہ ساری باتیں امریکنز کو آ کر بتا دیتا ہے تاکہ وہ پہلے سے تیار رہیں۔ ہوڈینی اپنی موم کے لیے ایسی ڈریس خریدتا ہے جسے صرف مہارانی کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ اس کے اوپر سونے کے سکے برساتا ہے، کیونکہ جب وہ غریب تھے تو ان کے ڈیڈ نے پیسوں کی کمی کی وجہ سے کبھی بھی ان کی خواہشیں پوری نہیں کی۔ تو ایک دن بیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوڈینی گورنمنٹ کے لیے جاسوسی بھی کرتا ہے۔ بیس پریشان ہو جاتی ہے، لیکن ہوڈینی سے سمجھاتا ہے کہ یہ سب اپنے ملک کے لیے ہے اور اس کے بارے میں کسی کو بھی کبھی بھی خبر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ دونوں رشیا جاتے ہیں اور ہوڈینی وہاں کے شاہی لوگوں کو ان کی کوئی بھی خواہش پوری کرنے کو کہتا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ تو ہوڈینی ان کے سامنے کچھ پرچیاں لاتا ہے اور اپنی خواہش چننے کا کہتا ہے۔ تو جب وہ ایک پرچی چنتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جوائنٹ بیل کو بجانا، جس کو پچھلے 100 سالوں سے نہیں بجایا گیا تھا۔ ایسا اس لیے کیونکہ اس بیل تک جانے والی سیڑھیاں جل کر ٹوٹ گئی تھیں اور اسے کھینچنے والی رسیاں بھی خراب ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں کو لگا کہ ہوڈینی یہ کبھی نہیں کر پائے گا، پر جب انہیں گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی ہے تو انہیں یہ کسی معجزے سے کم نہیں لگا اور اس شاہی گھرانے کے سبھی لوگ ہوڈینی کے آگے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ یہاں ہوڈینی اپنی روایت کے مطابق وہاں کھڑے رسپوٹین کو کہتا ہے کہ وہ اسے مکہ مار سکتا ہے، مگر ہوڈینی کو اس بار درد محسوس ہوتا ہے، پر وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ کچھ باتیں چھپی رہیں تو اچھا ہے۔ یہاں سے ہوڈینی کو پتہ چلتا ہے کہ رشیا جاپان پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ 1904 اور 1905 کے جاپان رشیا جنگ کی بات ہو رہی تھی جو فیوچر میں آگے جا کر لڑی جائے گی۔ ہوڈینی نے اپنے جادو کے ساتھ امریکہ کے لیے جاسوسی بھی کی۔ ایک بار وہ کچھ سیکرٹ فائلز کو چراتے ہوئے بال بال بچا تھا۔ اپنے شو کے لیے ہوڈینی جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا تھا، اس کی وائف بیس کو اس کی فکر ہونے لگی تھی اور اب ان کے بیچ لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی۔ ہوڈینی کے ساتھ صرف یہی مسئلے نہیں تھے۔ 1914 کے بعد لوگ میجک شو سے بور ہونے لگے تھے۔ ایک وقت تھا کہ ہوڈینی کے شو کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس کے لیے 100 سے بھی کم لوگ تھیٹر میں موجود تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ 1914 میں چارلی چیپلن مڈل کلاس لوگوں میں بہت مشہور ہو رہا تھا، کیونکہ چارلی کی فلمیں دیکھنے کے لیے لوگوں کو تھیٹر جتنی مہنگی ٹکٹس خریدنی نہیں پڑتی تھیں۔ اس دور میں فلمیں بننا شروع ہوئیں تو لوگ فلمیں دیکھنے کو زیادہ پریفر کرنے لگے۔ تو اسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر تمہیں ان حالات میں سروائیو کرنا ہے تو تمہیں اپنے شو چھوٹے تھیٹر میں کرنے پڑیں گے۔ مگر ہوڈینی نے تو کبھی چھوٹا سوچا ہی نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ اگر لوگ تھیٹر میں نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیوں نہ وہ باہر جا کر اپنے شو کرے۔ تو اب ہوڈینی لوگوں کی اٹینشن واپس اپنی طرف کرنے کے لیے ایک نیا کرتب کرتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہونے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو لوہے کی بیڑیوں سے باندھ کر لاک لگا دیتا ہے اور ایک جمی ہوئی جھیل کے اندر کود جاتا ہے۔ وہ پانی کے اندر گرنے کے بعد اس جگہ سے بہت دور آگے آ گیا تھا جہاں سے انہوں نے برف کو توڑا تھا۔ اب اس ٹھنڈے پانی میں اس نے اپنی بیڑیاں بھی کھولنی تھی، لاک بھی کھولنے تھے اور اپنی سانس کو برقرار بھی رکھنا تھا۔ ذرا سی غلطی سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن وہ تو ہوڈینی تھا۔ وہ لاک بھی کھولتا ہے اور پانی کے اندر سروائیو بھی کرتا ہے اور واپس تیرتا ہوا اس ہول والی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ ہوڈینی کس طرح موت کے منہ سے واپس آ گیا تھا یہ دیکھ کر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی ٹینشن پھر سے ہوڈینی کی طرف آ جاتی ہے، یعنی ہوڈینی اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب ہوڈینی اس اٹینشن کو اپنی طرف برقرار رکھنے کے لیے نئے نئے ٹرکس سوچنے لگتا ہے۔ اب ہوڈینی نے ایک اسٹریٹ جیکٹ سے باہر نکلنے کی ٹرک بھی ڈھونڈ لی تھی۔ اس جیکٹ سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا، وہ بہت سٹرانگ تھی۔ انسان کے بازو اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور جیکٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کو توڑ کر نکلنا بالکل ناممکن تھا۔
लेकिन ये तो हुडीनी था, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। इस जैकेट से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ की हड्डियों को डिसलोकेट करना होता है, जिसमें उसे बहुत दर्द महसूस होता है, मगर उसने कभी अपने दर्द को किसी के सामने नहीं आने दिया। बेस हुडीनी को इस तरह हर दिन अपने आप को खतरे में डालता देखकर नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। वो उसे ये भी कहती है कि हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे, तुम सिर्फ शो के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो। हुडीनी उस पर गुस्सा करता है क्योंकि यही तो उसका काम है। वो एक एस्केप आर्टिस्ट था, ना कि कोई सर्कस का जोकर, मगर फिर भी वो बेस से वादा करता है कि वो अब से इस तरह के शोज नहीं करेगा। अगरचे हुडीनी ने खतरनाक करतब करने बंद कर दिए थे, फिर भी उसने जो कुछ भी किया हमेशा बड़ा ही किया। एक दिन उसने बहुत से लोगों के सामने स्टेज में खड़ा होकर हाथी को गायब कर दिया, जिसके बारे में उस वक्त बड़े बड़े अखबारों में खबर लगी, क्योंकि वो हाथी दोबारा कभी नहीं मिला। उसके शोज बड़े बड़े लोग देखने आते थे और उन्हीं में से एक था आर्थर डॉयल, शेरलॉक होम्स का राइटर, जो आगे चलकर बहुत मशहूर हुई। उसका मानना था कि हुडीनी सिर्फ एक एस्केप आर्टिस्ट नहीं है, वो जो करता है वो किसी मौजे से कम नहीं। आर्थर को घोस्ट पर और स्पिरिचुअल पावर्स पर यकीन था। हुडीनी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने शेरलॉक होम्स जैसी लॉजिकल बुक लिखी थी और अब वो उसके सामने बिना सर पैर के बातें कर रहा था। वो आर्थर को समझाता है कि वो जो कर रहा है वो महज एक ट्रिक है, उसमें कोई भी जादू नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। लेकिन आर्थर को उस पर बिलीव नहीं था। उसे और उसकी बीवी को यही लगता था कि हुडीनी के पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं और वो रूह से बात भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुडीनी की मोम की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि एक वही थी जिन्हें उस पर यकीन था। हुडीनी के भाई उन्हें कहता है कि मरने से पहले वो किसी बात के लिए माफी मांग रही थी, मगर वो किस बात के लिए माफी मांग रही थी ये बताने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। ये मुझसे कहता है कि वो तो रूह से बात कर सकता है, तो उसे एक बार अपनी मॉम से भी बात कर लेनी चाहिए। मगर हुडीनी उसे बताता है कि रूह से मुतलिक उसने जितने भी शोज किए थे वो सब करतब थे, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। हुडीनी को अब पछतावा होने लगता है कि उसके पास ऐसी कोई पावर सच में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपनी मॉम से आखिरी बार बात कर पाता। उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। ये लड़ाई पूरे 4 साल चलती है, जिसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं। हुडीनी ने जिन रशियंस के सामने अपना मैजिक शो किया था, उनके खानदान के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था और उसकी की गई जासूसी अमेरिका के बहुत काम आई। अमेरिकन सदर ने उसे खुद व्हाइट हाउस में चाय पिलाने के लिए बुलाया था। हुडीनी अब फिल्में भी करने लगा था। वो अपनी फिल्मों में करतब कर सकता था, जो शायद चार्ली चैपलिन कभी नहीं कर पाता। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के फैंस में ये बहस होने लगी कि इन दोनों में से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। इतना कामयाब होने के बाद भी हुडीनी अपनी मॉम को ही याद किया करता था। एक दिन वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका दावा था कि वो उसकी मरी हुई मॉम से उसकी बात करवा सकते हैं, मगर फिर उसे पता चलता है कि ये महज एक छलावा था, वो लोग झूठ बोल रहे थे। वो उनके ट्रिक को पकड़ लेता है। हुडीनी खुद मैजिकल ट्रिक्स करता था, भला उसे कौन पागल बना सकता था। उसमें और बाकियों में फ़र्क ये था कि वो अपने ट्रिक से लोगों के दिल बहलाता था, उन्हें खुश करता था, और वो लोग दूसरों के जज्बात से खेलते थे। हुडीनी मीडिया के सामने इन सभी लोगों को चैलेंज करता है कि अगर उनमें से कोई भी उसकी मरी हुई मॉम से बात करवा देगा तो वो उसे $10,000 देगा। वो अपने इस दावे की वजह से मशहूर रहता था। उसी साल उसने बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश किया। बीच में वो अपनी लिखी हुई किताब का प्रमोशन भी किया करता था, जिसमें उसने अपने सभी ट्रिक्स के पीछे का राज बताया था, जिसे वो दिखाकर लंबे अरसे तक पैसे कमाता रहा। हुडीनी इन लोगों को एक्सपोज कर रहा था जो लोगों के जज्बात से खेल रहे थे, उनसे झूठ बोलते थे और उनके पैसे हथियाते थे। हुडीनी ने सबसे पहले अपनी बुक में अपने सारे मैजिकल ट्रिक्स को एक्सपोज किया, तो भला वो दूसरे लोगों को क्यों छोड़ता। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। एक दिन पार्टी में आर्थर और हुडीनी एक बार फिर से साथ बैठे थे। आर्थर की बीवी का दावा था कि वो रूह से बात कर सकती है, मगर हुडीनी अंदर ही अंदर उस पर हंस रहा था। उसका मानना था कि शेरलॉक होम्स जैसी किताब लिखने वाला आदमी ऐसी बचगाना बातों पर कैसे बिलीव कर सकता है। कुछ देर बाद वहाँ एक औरत आती है जो हुडीनी के हाथ को देखकर बताती है वो जल्द ही मरने वाला है, मगर हुडीनी हंसकर उसकी बातों को टाल देता है। वो सोचता है कि एक बार मिसेस रॉयल को भी आजमा कर देख लेना चाहिए। वो सभी एक बंद कमरे में जाते हैं और मिसेस रॉयल हुडीनी की मॉम से बात करने की कोशिश करती है। अब यहाँ ऐसे फील होने लगता है कि उसकी मॉम की रूह यहाँ आ चुकी है और वो बात कर रही हैं और पेपर पर हुडीनी के लिए एक पैगाम लिखती हैं। हुडीनी उनकी बातें सुनकर रोने लगता है, क्योंकि मिसेस रॉयल बिल्कुल उसकी मॉम की तरह बातें कर रही थी। मगर हुडीनी को पता था कि मिसेस रॉयल भी बाकियों की तरह एक डोंगी ही हैं। कल उसका बर्थडे था और एक ही चीज़ थी जो उसकी मॉम कभी नहीं बोलती थी, मगर मिसेस रॉयल ने इसका कोई जिक्र ही नहीं किया था। जिम उसे कहता है कि पूरी दुनिया उसे शेरलॉक होम्स की बुक की वजह से एक अजीम आदमी मानती है और अब वो इतना ऊपर आ चुके हैं कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो भी एक आम इंसान ही है। उसके बाद हुडीनी आर्थर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी वाइफ झूठी और मकार है। आर्थर अपनी वाइफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और हुडीनी के पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से हुडीनी को चोट लग जाती है।
हुडीनी उसके बाद उन्हें भी नहीं छोड़ता और पूरी दुनिया को बताता है कि आर्थर और उसकी वाइफ रूह से बात करने का ड्रामा करते हैं। और इतना ही नहीं, उसने अपने इनाम बढ़ाकर $20,000 कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसे गलत साबित कर सके ताकि वो अपनी मॉम से बात कर सके। हुडीनी की इस स्टेटमेंट की वजह से मीडिया आर्थर और उसकी वाइफ से बहुत सारे सवाल पूछने लगी थी। हुडीनी की वजह से उनकी इज्जत खराब हुई थी। उसके बाद हुडीनी उनके जैसे ही कई जानी मानी हस्तियों का पर्दाफाश करता रहता है और उनमें से एक ने तो ये तक कह दिया था कि जिस दिन वो मर जाएगा तो वो उसकी रूह से वो बुलवाएगा जो हम बुलवाना चाहते हैं। एक दफा हुडीनी अपना मैजिक शो कर रहा था तो पानी में जाते ही उसका एक पाँव फ्रैक्चर हो गया था, मगर फिर भी उसने किसी तरह अपने शो को पूरा किया। डॉक्टर उसके पाँव पर 7 वीक्स के लिए प्लास्टर लगा देने की हिदायत करते हैं, मगर हुडीनी को तो अभी अपना शो करना था, इसलिए वो प्लास्टर नहीं करवाता। और उसे अखबार से पता चलता है कि अमेरिकन सदर ने इन लोगों को फंडिंग देने से मना कर दिया था जो मैजिक करने का, रूहों से बात करने का ढोंग करते थे। शो के बाद कुछ बच्चे उसे मिलने आते हैं जो उसका स्केच बनाना चाहते थे। कुछ देर बाद गॉर्डन व्हाइटहेड नाम का एक आदमी कमरे में आता है। गॉर्डन उन लोगों में से था जो हुडीनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उसने आर्थर के खिलाफ बोला था। वो हुडीनी के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। मुक्के से सीधा असर अपेंडिक्स पर पड़ता है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है, मगर फिर भी वो अपने शो को जारी रखता है। मगर शो के दरमियान में वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गॉर्डन के इस मुक्के की वजह से हुडीनी का अपेंडिक्स फट गया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था और ये इन्फेक्शन लाइलाज बीमारी है, खासकर जब वो इंटेस्टाइन में हो। हुडीनी अपने आखिरी दिनों में अपनी वाइफ से कुछ बातें करता है। वो चाहता था कि वो आखिर तक उनके खिलाफ लड़े जो लोगों में अंधा एतमाद यानी तोहम परस्ती फैलाते हैं। हुडीनी ने मरते वक्त अपनी मॉम को अपने सामने देखा था। उसके साथ ही द ग्रेट हुडीनी की मौत हो जाती है। उसकी आखिरी रिचुअल्स में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके जाने के बाद कई लोग बेस से मिलने आए जो दावा करते थे कि हुडीनी से उसकी बात करवा सकते हैं, मगर ऐसा माना जाता है कि मरने से पहले हुडीनी ने बेस को कुछ लफ्ज बोले थे ताकि अगर सच में रूह की दुनिया है तो वो लफ्जों के जरिए बस ये पक्का कर सके कि जिससे वो बात कर रही है वो हुडीनी ही है। बेस ने हर साल अलग अलग लोगों से बातें की, मगर उनमें से कोई भी हुडीनी के उन आखिरी लफ्जों को नहीं बता पाया, जिससे ये साबित होता था कि हुडीनी सच कह रहा था। रूहों से बात करना एक ढोंग के सिवा कुछ भी नहीं था। हैरी हुडीनी की मौत 31 अक्टूबर 1926 में हुई थी और इस दिन को नेशनल मैजिक डे के नाम से मनाया जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।